Allotropes of carbon. This topic is important for differences. The element carbon occurs in different forms in nature with widely varying physical properties. कार्बन एलिमेंट नेचर में डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं और वो डिफरेंट फॉर्म्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करता है. Both diamond and graphite are formed by carbon atoms. The difference lie in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. कह रहा है कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन एटम से बनता है और इन दोनों का डिफरेंस इस पर डिपेंड करता है कि कार्बन कार्बन किस बॉन्ड से बॉन्डेड है. इन डायमंड each carbon atoms is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure. अब इसके स्ट्रक्चर से समझते हैं. ये डायमंड का स्ट्रक्चर है और यहाँ जो आपको पिंक कलर के छोटे छोटे स्पेरिकल बॉल दिख रहे हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसमें कह रहा है कि डायमंड के स्ट्रक्चर में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच रहता है और वो 3-dimensional रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है. यहाँ देखिए सेंट्रल कार्बन है और ये सेंट्रल कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और ये रिजिड 3-dimensional स्ट्रक्चर को शो कर रहा है. Next, in graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और इसमें जो आपको ब्लू कलर का स्पेरिकल बॉल दिख रहा है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है कि इसमें एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच रहता है और वो सेम प्लेन पर अटैच रहता है. यहाँ देखिए ये सेंट्रल कार्बन है और ये सेंट्रल कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और एक प्लेन पर ही अटैच्ड है. Okay, one of these bonds is a double bond and thus the valency of carbon is satisfied. और ये सेंट्रल कार्बन एटम दूसरे प्लेन के एक कार्बन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं और इस तरह से ये सेंट्रल कार्बन का वैलेंसी फुलफिल हो जाता है. ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर. ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर में होता है और एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर होता है. यहाँ देखिए ये एक लेयर है और इसके नीचे में एक लेयर है. ओके, These two different structures result in diamond and graphite having very different physical properties. और इस तरह के दो अलग अलग स्ट्रक्चर जो डायमंड एंड ग्रेफाइट का है इसकी वजह से इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस होता है. इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, लेकिन इसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होते हैं. डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी. डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है जबकि ग्रेफाइट स्मूथ और स्लिपरी के नाम से. ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और साथ में ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. फुलेरिन्स फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप्स. फुलेरिन जो है ये तीसरा एलोट्रोप है कार्बन का और फुलेरिन 60 कार्बन से बना होता है और इसका शेप फुटबॉल की तरह होता है. यहाँ देखिए ये फुलेरिन का स्ट्रक्चर है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. इस टॉपिक में हम लोग कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में पढ़ेंगे. वर्सेटाइल का मिस होता है फेमस और कार्बन वर्सेटाइल होता है 2 फैक्टर्स की वजह से. फर्स्ट फैक्टर है कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन. कह रहा है कि कार्बन के पास यूनिक एबिलिटी होती है जिससे वे दूसरे कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बनाकर लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता है और कार्बन के इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहा जाता है. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compounds. कार्बन का वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है saturated compounds कहलाता है. Now compounds of carbon having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. कार्बन के वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है unsaturated compounds कहलाता है. The carbon-carbon bond is very strong and hence stable. कार्बन-कार्बन बॉन्ड जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और इसकी वजह से इससे बने हुए कंपाउंड्स बहुत स्टेबल होता है. Second factor, since carbon has a valency of 4, it is capable of bonding with 4 other atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. इसमें क्या कर रहा है? चूंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है इसलिए ये दूसरे कार्बन के 4 एटम के साथ या मोनोवेलेंट एलिमेंट के 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स. कह रहा है कि कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन के अलावा ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर से, क्लोरीन से और भी एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड्स बनाते हैं.
The bonds that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. क्या कह रहा है कि कार्बन जो दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर के कंपाउंड्स बनाता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और इसकी वजह से इससे बनने वाले कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं. One reason for the formation of strong bonds by carbon is its small size. कार्बन से बनने वाले कंपाउंड जो स्टेबल होते हैं उसका एक रीजन है कि कार्बन का साइज छोटा होता है. This enables the nucleus to hold onto the shared pair of electrons strongly. और इसका रीजन क्या है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली होल्ड किए हुए रहता है यानी कि पकड़े हुए रहता है. नेक्स्ट टॉपिक सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स. इन दोनों टर्म के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा. सेचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड और अनसेचुरेटेड मीन्स कार्बन कार्बन का या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड. ओके, we have already seen the structure of methane. Another compound formed between the carbon and hydrogen is ethane with the formula C2H6. कार्बन से बनने वाला कंपाउंड मीथेन के स्ट्रक्चर का हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. अब हम लोग कार्बन के दूसरे कंपाउंड को पढ़ेंगे और वो है इथेन और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6. अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा वो हम लोग पढ़ेंगे. तो इसका स्ट्रक्चर स्टेप वाइज बनता है. फर्स्ट स्टेप में कार्बन कार्बन अटैच्ड होता है और उसके बाद कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन एटम जो है वो फुलफिल करता है. ओके, तो स्टेप 1 में देखिए, चूंकि इसके फॉर्मूला में कार्बन 2 है तो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड हो जाएगा. उसके बाद दोनों ही कार्बन के वैलेंसी को फुलफिल करेगा ये 6 हाइड्रोजन. फर्स्ट कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और सेकंड कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. और यदि इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बनाना चाहे तो इस तरह से बनेगा. इस स्ट्रक्चर में देखिए 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन एटम्स है. ओके, तो फर्स्ट कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4. सेकेंड कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4. अब फर्स्ट कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके बॉन्डेड है. ये हाइड्रोजन देखिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ शेयर किया और इससे बॉन्डेड हो गया. फिर ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्डेड हो गया. ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्डेड हो गया. इस तरह से ये 3 भी बॉन्डेड हो गए और इस स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट यहाँ एक क्वेश्चन है कि यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 है तो क्या आप सिमिलर मैनर में इसके स्ट्रक्चर को बना सकते हो? तो यस ऑफ कोर्स, इस तरह से बनेगा. चूंकि इसमें कार्बन 3 है तो 1 2 3 पहले 3 कार्बन को अटैच कर देंगे, फिर इन तीनों कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे हाइड्रोजन से. ओके, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है 8 तो पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इससे इसका वैलेंसी फुलफिल हो जा रहा है 1 2 3 4. फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे और इस कार्बन का भी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगा 1 2 3 4. फिर इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन को अटैच करेंगे और उससे इस कार्बन का भी वैलेंसी फुलफिल हो जाएगा. यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4. ओके, नेक्स्ट कंपाउंड कर रहा है कि इथीन है और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 है. तो क्या आप इससे भी इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हो? तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं. पहले क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो हम लोग 2 कार्बन को इस तरह से सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड कर देंगे और उसके बाद हाइड्रोजन है 4 तो 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन को पहले कार्बन से अटैच कर देंगे और फिर 2 हाइड्रोजन को दूसरे कार्बन से अटैच कर देंगे और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा स्टेप 2 में. ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्टेप 2 में देख रहे हैं कि दोनों कार्बन की वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर 3 आर्म्स ही बने हुए हैं कार्बन के. तो हम लोग दोनों कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड लगा देंगे जिससे दोनों ही कार्बन का वैलेंसी फुलफिल हो जाएगा. एक बार काउंट करके देख लेते हैं 1 2 3 एंड 4. इस कार्बन के लिए 1 2 3 एंड 4. ओके, और इस तरह का जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है. अब इस स्ट्रक्चरल फार्मूला को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से देखते हैं और इथीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा. ओके, चूंकि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड था इट मींस इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है और इन सब के साथ सिंगल बॉन्ड था तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है. ओके, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला दिख रहा है C2H2 और इसका नाम क्या है, इथाइन. तो हम लोग इथाइन का भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी बना सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं. ओके, such compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds. ये पहले भी पढ़ चुके हैं. क्या कर रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहलाता है. दे आर मोर रिएक्टिव देन द सेचुरेटेड कार्बन एटम्स. और ऐसे कार्बन यानी कि अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड जो होते हैं वो सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स.
In the earlier section, the mentioned the carbon compounds methane, ethane and propane containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms. कह रहा है कि हम लोग पहले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि कार्बन से बनने वाला कंपाउंड जो है मीथेन, इथेन और प्रोपेन, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 1, 2 और 3 होते हैं. Such chains of carbon atoms can contains many more carbon atoms. और इस तरह के जो चेन में कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं उसमें और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए हम लोग टेबल 4.2 को देखेंगे. इस टेबल में पहले कॉलम में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, दूसरे कॉलम में इस नंबर ऑफ कार्बन एटम से बनने वाले कंपाउंड का नाम है, तीसरे कॉलम में उसका फॉर्मूला है और चौथे कॉलम में उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. ओके, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 होगा तो उससे बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा मीथेन, फॉर्मूला होगा CH4 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस तरह से होगा. ओके, नेक्स्ट, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 2 तो उससे बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा इथेन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H6 और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा इस तरह का. नेक्स्ट, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 3 तो उससे बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा प्रोपेन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H8 और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा इस तरह का. नेक्स्ट, यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे 4 तो उससे बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटेन और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10 और उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा इस तरह का. इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब 5 होंगे तो उसका नाम पेंटेन हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा C5H12 और स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये हो जाएगा. नेक्स्ट में यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होंगे तो उस 6 कार्बन से बनने वाले कंपाउंड का नाम हो जाएगा हेक्सेन, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H14 और इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा ये. अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग पढ़े ये सब के सब चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक चेन की तरह नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ता चला जा रहा है. ओके, नाउ फॉर ब्रांच, बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन. अब ब्यूटेन की यदि हम बात करें तो उसमें क्या होता है. If we make the carbon skeleton with 4 carbon atoms, we see that 2 different possible skeletons. कह रहा है कि यदि 4 कार्बन एटम्स का हम लोग स्केलेटन बनाना चाहे तो 2 तरह का स्केलेटन बनता है. इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है इसे स्केलेटन कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन नहीं अटैच्ड है. तो 4 कार्बन से एक स्केलेटन इस तरह का बनेगा और फिर उसी 4 कार्बन से एक स्केलेटन इस तरह से बनेगा. जब ऐसा बनेगा तो इसको चेन कार्बन एटम कहेंगे और जब ऐसा बनेगा तो इसे ब्रांच कार्बन एटम्स कहेंगे. ओके, अब दोनों ही स्ट्रक्चर के कार्बन को हाइड्रोजन के थ्रू इसकी वैलेंसी को फुलफिल कर देंगे. तो जब इस चेन वाले को फुलफिल करेंगे हाइड्रोजन से तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा और जब इस ब्रांच वाले को फुलफिल करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा. ओके, और इन दोनों ही स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H10. अब एक डेफिनेशन बन जाएगा, सच कंपाउंड्स with identical molecular formula but different structures are called structural isomers. यानी कि ये दोनों structural isomers कहलाएंगे. Okay? In addition to straight and branch carbon chains, some compounds have carbon atoms arranged in the form of a ring. क्या कर रहा है कि यहाँ दोनों स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग, ये चेन कार्बन एटम का स्ट्रक्चर और ये ब्रांच का है. इसके अलावा हम लोग रिंग में भी कार्बन को अरेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सेन और उसका फॉर्मूला है C6H12. अब C6H12 का पहले स्केलेटन स्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे, फिर हर एक कार्बन को हाइड्रोजन के थ्रू उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे. इसे कहा जाता है रिंग स्ट्रक्चर. ओके, और इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन. फर्स्ट जो है ये कार्बन स्केलेटन कहलाएगा और ये कंप्लीट मॉलिक्यूल कहलाएगा. नेक्स्ट कंपाउंड का एग्जांपल है बेंजीन और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6. अब जब C6H6 से हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा. इसमें 6 कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट कुछ अलग टाइप का दिख रहा है. 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, फिर 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, फिर 2 कार्बन एटम डबल बॉन्ड से, फिर सिंगल से, फिर डबल से. यानी कि अल्टरनेट में डबल बॉन्ड्स भी है और अल्टरनेट में सिंगल बॉन्ड्स भी है. फिर हर एक कार्बन को हाइड्रोजन के थ्रू इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया गया. चूंकि इसमें 6 हाइड्रोजन है तो हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ही अटैच्ड है. उसके बावजूद भी हर एक कार्बन का 4 वैलेंसी फुलफिल हो रहा है. ओके, all these carbon compounds which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbons. ऐसे जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है उसे हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है. Among these, the saturated hydrocarbons called alkenes. और इन हाइड्रोकार्बन्स में जो saturated hydrocarbons होते हैं उसको alkane कहा जाता है. The unsaturated hydrocarbons which contains one or more double bonds are called alkenes. और unsaturated hydrocarbons में से जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसे alkenes कहा जाता है.
Those containing one or more triple bonds are called alkynes. और ऐसे कंपाउंड जिसमें दो कार्बन एटम एक ट्रिपल बॉन्ड या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड से बना होता है उसे alkynes कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, विल यू बी माई फ्रेंड. इसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे. ओके अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जो किसी कंपाउंड से अटैच हो तो उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी बदल जाए. ओके अब मैं फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्ट टेबल 4.3 से आपको समझाती हूँ. इस टेबल में क्या देख रहे हैं? पहले कॉलम में हेटेरो एटम्स है, दूसरे कॉलम में क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं और तीसरे कॉलम में फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप है. ओके अब हेटेरो एटम क्या होता है? तो यहाँ हेटेरो एटम का डेफिनेशन है, इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर्ड टू एज हेटेरो एटम्स. क्या कर रहा है कि कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस होता है उसे हेटेरो एटम्स कहा जाता है. और हेटेरो एटम्स में क्या कह लिए हम लोग? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन. अब क्लोरीन से बनने वाले कंपाउंड का क्लास क्या होगा? हेलो. और ऑक्सीजन से बनने वाले कंपाउंड का क्लास क्या होगा? अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अब इससे बनने वाला फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होगा? जब हेलो कंपाउंड से बनेगा तो उस समय डैश Cl और डैश Br लिखेंगे. ये डैश जो है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है. ओके और हाइड्रोजन के जगह पर इन दोनों में से किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन का जो पहला कंपाउंड है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डैश OH. और जहां भी डैश है इट मींस कि ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अल्कोहल के लिए क्या हो जाएगा? OH. इसी तरह से एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? CHO. CH सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है एंड C और O जो है डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है. कीटोन के लिए क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O. ओके और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O एंड C सिंगल बॉन्ड OH. ये सब के सब फंक्शनल ग्रुप है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज ऐसा सीरीज है जिसमें दो कंपाउंड के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग CH2 का डिफरेंस होता है और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग 14U का डिफरेंस होता है. ओके अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज. ओके ये होमोलोगस सीरीज का डेफिनेशन हो गया और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिससे हम लोग और अच्छे से समझ जाएंगे. यहाँ फॉर्मूला है CH4 और दूसरा फॉर्मूला है C2H6. यदि कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस देखा जाए तो कार्बन में डिफरेंस कितने का है? वो 1 का, क्योंकि यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है. और हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस है? यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि CH2 का डिफरेंस, तो यहाँ CH2 का डिफरेंस हो रहा है. ओके यदि हम दूसरा एग्जाम्पल ले C2H6 एंड C3H8 तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि CH2 का डिफरेंस है. ओके The general formula for alkene can be written as CnH2n where n equals to 2, 3, 4. क्या कर रहा है कि एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n है जहाँ पर n की जगह पर हम लोग 2, 3, 4 लिख सकते हैं. Can you similarly generate the general formula of alkanes and alkynes? क्या आप बना सकते हो alkanes and alkynes का फॉर्मूला? तो यस बन सकता है. क्या होगा? यदि एल्केन का हम लोग बनाना चाहेंगे तो एल्केन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n प्लस 2. ठीक है ये एल्केन का बन जाएगा. और एल्काइन के लिए क्या बनेगा? एल्काइल के लिए बन जाएगा हमारा CnH2n minus 2. ओके नाउ एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन. क्या करे कि जिस तरह से होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है उसी तरह से उन कंपाउंड्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होता है. दिस इज बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास. इसका रीजन क्या है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है क्योंकि उन सबका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है. Other physical properties such as solubility in the particular solvent also shown in the similar gradation. क्या कर रहा है कि दूसरे physical properties जैसे कि solubility है उसमें भी changes नजर आता है. Okay, but the chemical properties which are determined solely by the functional group remain similar in the homologous series. लेकिन homologous series में chemical properties जो होते हैं वो change नहीं होते. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. Okay. In next video, we will learn nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compounds, some important carbon compounds and soap and detergent. That's it. यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा.